लर्निंग डिसऑर्डर्स बेसिकली अगर हम लोग 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। पहला वो बच्चे आते हैं जिनको हम लोग कहते हैं रीडिंग एंड राइटिंग डिफिकल्टीज़ हैं। दूसरा वो बच्चे जिनको कैलकुलेशंस में मिस्टेक है। और तीसरा कैटेगरीज़ वो हो गए जिनको हैंडराइटिंग के इश्यूज़ हैं, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत स्लो होती है, बहुत फास्ट होती है, वो बहुत गंदा लिखते हैं। इन 3 कैटेगरीज़ में हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर एज़ अ पैरेंट हमें लग रहा है कि बच्चे में कोई इश्यूज़ नहीं है, तो उनका 3 चीज़ें आप समझिए सोशल कम्युनिकेशन, रिपीटेटिव बिहेवियर्स एंड स्पीच एंड लैंग्वेज। इन तीनों में अगर हमें लगता है कि कोई भी इश्यूज नहीं है, देन देयर इज नो नीड टू कंसल्ट एनी पीडियाट्रिशियन या साइकोलॉजिस्ट या किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल को। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएल न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहित, जो कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। सो माय नेम इज़ डॉक्टर मोहित कुमार। मैं एक पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और मैं बेसिकली बच्चों के साथ डील करता हूँ। आई थिंक 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे इनके साथ काम करते हुए, और हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा ईस्ट और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर। तो सर सबसे ज्यादा कॉमन कोई प्रॉब्लम जो आपके पास बहुत ज्यादा आती है बच्चों से? अभी जो सबसे ज़्यादा हम लोग बच्चे देख रहे हैं वो है ऑटिज्म का। ऑटिज्म के बाद अगर हम लोग बात करें तो वो बच्चे जिनको लर्निंग इश्यूज हैं, जैसे हैंड राइटिंग इश्यूज हो गए या याद रखने में प्रॉब्लम आता है, रीडिंग में प्रॉब्लम आता है, राइटिंग में प्रॉब्लम आता है, तो वो बच्चे। इसके बाद जो और हम लोग केसेस देखते हैं वो है फिजिकल डिलेज के, तो जैसे सेरेब्रल पॉलिसी हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, ये बच्चे। जैसे कि अभी आई थिंक ऑटिज्म मंथ भी चल रहा है, तो ऑटिज्म से रिलेटेड तो एक दो बातें हम करेंगे। सबसे पहला तो जैसे आज के टाइम पे लोगों को नहीं पता कि ऑटिज्म क्या है। काफी एरियाज में, काफी सोसाइटीज में लोग जानते हैं, बट काफी सारे ऐसी जगह है जहाँ पे अभी भी नहीं पता है कि ऑटिज्म बेसिकली है क्या। ये ऑटिज्म डिसऑर्डर्स किस तरीके के होते हैं या क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सब बस बेसिक क्वेश्चन यही है कि क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं अगर कोई बच्चा ऑटिज्म डिसऑर्डर है जैसे। तो अगर हम लोग ऑटिज्म को समझना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हम लोग बच्चों को जल्दी से जल्दी समझ पाएं कि उसको ऑटिज्म है, तो 4 से 5 चीजें हैं जो हमें ध्यान देना होता है। सबसे पहला कि बच्चा आई कांटेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो जब भी आप उससे कुछ बात कर रहे हैं, एज अ पेरेंट मैं अपने बच्चे से बात कर रहा हूँ, तो वो मेरी बातें सुन रहा है, मेरी बातों को समझ रहा है, मेरे को आई कांटेक्ट दे रहा है। और जब वो बाहर जा रहा है, पार्क में हम लोग लेके जा रहे हैं या वो स्कूल जा रहा है, तो बाकी बच्चों के साथ वो घुलना मिलना पसंद करता है या नहीं करता है, कहीं वो क्लास से अलग या बाकी बच्चों को छोड़ के कोने में बैठना तो नहीं पसंद करता, या एक ही टॉय से एक ही तरीके से बहुत देर तक खेलने का ट्राई करना। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो अर्ली हम लोग पता लगा सकते हैं कि इस बच्चा ऑटिज्म की तरफ तो नहीं जा रहा है। क्लियर कट ये तो नहीं बोल सकते 2 साल 3 साल के बच्चे में कि ऑटिस्टिक है, बट साइंस होते हैं, कुछ बिहेवियरल साइंस होते हैं जिनसे समझ में ये आ सकता है कि हाँ, इस बच्चे में नॉर्मल डेवलपमेंट से थोड़ा सा कुछ अलग हटके हम लोग देख रहे हैं। इसका मतलब जैसे अगर किसी बच्चे को है तो ये बाय बर्थ भी होता है, मतलब जेनेटिक वो भी होता है, या इससे धीरे धीरे डेवलप होता है? बाय बर्थ भी हो सकता है, या फिर आजकल हम लोग कह रहे हैं वर्चुअल ऑटिज्म, एक वर्ड चला है। तो वर्चुअल ऑटिज्म इज कि जब कोई भी बच्चा एक दिन में मोर देन 4 आवर्स फोन के साथ बिताता है, तब देयर आर चांसेस कि वो बच्चा ऑटिज्म की तरफ अपना डेवलपमेंट को थोड़ा सा छोड़ के ऑटिस्टिक बिहेवियर एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। बट आजकल तो जैसा कहते हैं कि जो नॉर्मल इंडियन फैमिलीज है, हस्बैंड वाइफ वर्किंग है या वर्क फ्रॉम होम है, तो लोग बच्चों को फोन दे देते हैं। इवन आजकल तो फीडिंग करा रही है तो फोन दे रहे हैं, टाइम स्पेंड करना है तो फोन दिखा के टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मतलब जो बाहर का टाइम है, जो आउटडोर प्लेइंग हो गई या जो भी आउटडोर जो टाइम स्पेंड करना था, वो सब अब इंडोर हो चुका है, वो सिर्फ एक फोन में हो गया है। तो अब इसी की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों में ना बहुत ज्यादा स्पीच के इश्यूज आ रहे हैं। अब अगर आप और मैं फोन पे हैं, इसी सोफे पे हम लोग बैठ के फोन अपना चला रहे हैं, तो हम लोग हो सकता है आपस में बात ना करें, क्योंकि वो हम लोगों की एक दुनिया है जो हमारा फोन है हमारे हाथ में। इसी तरीके से अगर बच्चा फोन के है उसके हाथ में, तो वो भी किसी और से बात नहीं करने का ट्राई करेगा, क्योंकि उस फोन पे उसके पास सब कुछ है, कार्टून्स हैं, म्यूजिक है, गाने चल रहे हैं, राइम्स चल रहे हैं। तो जब आपको सब कुछ एक छोटी सी चीज में मिल रहा है, तब दुनिया से कनेक्ट नहीं करेंगे। और फोन ही अभी आई थिंक इकलौता ऐसा रीजन चल रहा है 70-80% केसेस में, जिसकी वजह से हम लोग स्पीच डिलेज बहुत ज्यादा देख रहे हैं।
और यही, और हम लोग जब असेसमेंट करते हैं बच्चे का, जब फर्स्ट डे ऑफ इंटरेक्शन होता है पेरेंट्स के साथ, और हम लोग पूछते हैं कि बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना है, तो काफी बच्चों में हम लोगों ने देखा है कि मिनिमम 6 to 8 आवर्स बच्चा फोन पे रहता था। नहीं मतलब थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए है कि उन्हें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। फोन से थोड़ी सी दूरी रखनी पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल जैसा आपने बोला कि मील टाइम पे फोन वो कर दे, तो वो हम लोग कई बार अलाउड ही करते हैं, नहीं तो पेरेंट्स के लिए उतना पेशेंस रख के खाना खिला पाना एक चैलेंज हो जाता है। अगर आपका फोन लिमिटेड है और वो पेरेंट्स के कंट्रोल में है, तब थोड़ी बहुत देर के लिए बच्चों को दे सकते हैं, बट अगर बच्चा 7 घंटे 8 घंटे फोन पे है, वो अवॉइड ही करना चाहिए। इसके अलावा से जैसे कि आजकल ये भी हो गया कि बच्चों को डे केयर में डाल देते हैं, तो डे केयर ज्यादा बेस्ट है फोन से, या फोन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि फोन अपने आप में बहुत हार्मफुल है। फोन से बेटर है कि बच्चा डे केयर में जा रहा है, ठीक है, वो दूसरे बच्चों के साथ है, वहाँ पे टीचर्स हैं जो उनका ख्याल रख रहे हैं, नैनीज हैं, तो वहाँ पे उसको एक सोशल एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ पे वो बात कर सकता है, खेल सकता है, शेयरिंग करेगा, टर्न टेकिंग करेगा, गेम्स को एक्सप्लोर करेगा बाकी बच्चों के साथ। बट अगर वो फोन पे है तो फोन पे सारी स्किल्स वो नहीं सीखेगा, तो क्रच में जा रहा है या डे केयर में जा रहा है, दैट्स स्टिल बेटर रेदर देन बीइंग ऑन फोन। इसी के साथ से काफी सारे बच्चे हैं जिन्हें लर्निंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं, तो लर्निंग डिसऑर्डर्स क्या है? तो लर्निंग डिसऑर्डर्स बेसिकली अगर हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, पहला वो बच्चे आते हैं जिनको हम लोग कहते हैं रीडिंग एंड राइटिंग डिफिकल्टीज हैं, दूसरा वो बच्चे जिनको कैलकुलेशन की मिस्टेक है, और तीसरा कैटेगरीज वो होगी जिनको हैंड राइटिंग के इश्यूज हैं, जिनकी हैंड राइटिंग बहुत स्लो होगी, बहुत फास्ट होगी, वो बहुत गंदा लिख रहे हैं। इन 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जैसे राइटिंग का अगर हम बात करें, तो राइटिंग तो काफी सारे बच्चे जो अभी भी है, मतलब 5-6 इयर्स के या उससे ज्यादा बड़े भी है, उनकी भी राइटिंग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खराब होती है, तो वो एक होगा हैंड राइटिंग खराब होना, और एक होगा कि मेरी फिंगर्स की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि मैं एक पेज लिख पाऊँ, या एक पेज लिखने के लिए मुझे 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तक एक पेज लिखने के लिए लग रहा है, और एक 5th क्लास के बच्चे को, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। तो अगर ऐसी कंडीशंस हैं जब बच्चा यूजुअल से बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है अपना उस एक पेज को लिखने के लिए, तब हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास बच्चे आते हैं करोगे, या फिर उनको जो वो बोर्ड पे देख रहे हैं, मान लीजिए मैम ने एक सेंटेंस लिखा है, माय नेम इज मोहित कुमार, और मैं जब लिख रहा हूँ तो मैंने एक बार हेड अप किया, व्हाइट बोर्ड पे देखा और एम लिखा, फिर दोबारा हेड अप किया, देन वाई लिखा, तो हर बार मैं जब हेड अप करता हूँ तो सिर्फ एक अल्फाबेट उठाता हूँ, जबकि 5th क्लास के बच्चे से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 3 से 4 अल्फाबेट्स तो कॉपी कर ही लेगा। तो अगर बच्चा इतना लाइक स्लो लिख रहा है, क्योंकि वो विजुअल मेमोरी ही नहीं है, आप जब ऊपर देखते हैं विजुअली एक वर्ड देखते हैं, वो आपके दिमाग में छपता है, आप उसको लिख देते हैं, तो अगर विजुअल मेमोरी नहीं बन रहा है, देन ऑल्सो उसका हैंड राइटिंग स्लो होगा। या फिर उनके हैंड्स की जो स्ट्रेंथ है वो अगर पुअर है, फाइन मोटर स्किल्स हम लोग कहते हैं, अपने हैंड को कैसे यूज कर रहे हैं उसको फाइन मोटर बोला जाता है, तो अगर आपके फाइन मोटर स्किल्स पुअर है तब भी आपका हैंड राइटिंग स्लो होगा। सर हम देखते हैं कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर पे भी मतलब इस तरीके से रहते हैं, जैसे आजकल तो काफी सारे जो सोशल मीडिया वगैरह है उन पर चल गया इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, तो ये एक वो बन चुका है कि अगर किसी का बच्चा ऐसे में तो उन्हें वो चीजें कॉमन लगती है कि ठीक है धीरे धीरे बड़ा होगा सीख जाएगा, अभी छोटा है इसलिए नहीं करना। कितनी बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि भाई डॉक्टर से कंसल्ट करें, बट फैमिली प्रेशर है वो नहीं कर पाते। तो देखिए 2 टर्म है जो आपने बोली, एक है इंट्रोवर्ट और एक है एक्सट्रोवर्ट। तो अगर इनमें से कोई भी चीज हमारे डेली लिविंग स्किल, इस डेली जो हमारा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे भी हम लोग हैं, आप इस स्टूडियो में हैं, मैं अपने क्लिनिक पे हूँ, बच्चा स्कूल में है, तो अगर वो उसके डेली रूटीन को हैम्पर कर रहा है तभी वो एक इशू है। तो अगर मैं एक इंट्रोवर्ट का एक एग्जांपल लूँ, तो वो बच्चा पूरे दिन में किसी से बात ही नहीं कर रहा है, अपनी नीड्स भी नहीं बता रहा कि अगर उसको सूसू पॉटी आई है, 3 5 4 साल का बच्चा है, उसको सूसू पॉटी आई है और वो डेली उन्हीं मैम से मिल रहा है, बट वो उनको जाके अपनी नीड्स नहीं एक्सप्रेस कर रहा, देन वो एक प्रॉब्लम। बट अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ बट मैं अपनी नीड्स किसी को बता सकता हूँ, देन इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। तो मतलब कैसे आप
जैसे आप इतनी टाइम हो गया आपको, तो किस तरीके की आप थेरेपी प्रोवाइड करते हैं ऐसे बच्चों तो को? हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं, हम लोग सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपीज में हमारा सबसे अच्छा स्पेशलाइजेशन है। देन न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी, हैंड राइटिंग थेरेपी, ब्रेन जिम, तो ये ऐसी काफी सारी चीजें जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं थेरेपीज। मतलब एक्टिविटीज, बेसिकली आप एक्टिविटीज करवाते हो कोई, या मेडिसिन वगैरह? हम लोग मेडिसिन तो नहीं देते, तो बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जितनी भी ब्रांचेज हैं जो मैंने आपको बताया, ट्रीटमेंट अप्रोचेज हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन, न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी और बाकी जो अप्रोचेज हैं लोगों की, ये सारी गेम बेस्ड होती है। तो जब भी कोई बच्चा हमारे पास आता है, एक उसका इवैल्यूएशन होता है, उनके गोल्स सेट करते हैं। वैल्यूएशन इज लाइक 4 साल का बच्चा है, उनको ये सारी चीजें आ जानी चाहिए थी अब तक। अपनी एज से वो कितना पीछे है वो हम लोग पहले 2-3 सेशंस में देखते हैं। उसके बाद उसकी गोल शीट बनती है कि हमें इन गोल के साथ काम करना है। गोल शीट बनने के बाद उसका उस बच्चे के लिए एक्टिविटीज प्लान होता है, बेसिकली गेम्स प्लान होते हैं, जिन गेम्स के थ्रू वो स्किल्स निकालती है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी या ओटी इन शॉर्ट इज ऑल अबाउट एक्टिविटीज और गेम्स जो बच्चों को करवाए जाते हैं थेरेपी सेशंस में, और उन्हीं से ही आउटपुट में हमें अपने रिजल्ट्स चाहिए। तो अभी तक आपकी मतलब इतने टाइम में कोई एक ऐसा केस जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो, मतलब कोई ऐसा बच्चा जो बहुत ज्यादा याद हो आपको अभी तक? बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे चैलेंजिंग बच्चे हैं। और अभी अगर मैं एक बच्चे की बात करूँ तो भी हम लोग सारे बच्चे प्रमोट हुए मार्च 31 मार्च एंड में सारे बच्चे क्लास प्रमोट हुए। तो एक बच्चा है, वो अभी 8th में गया, इज इन वन ऑफ द स्कूल नोएडा में है, वो पढ़ रहे थे। तो आई थिंक 8th में, हाँ 8th में उसका भी एडमिशन हुआ है। तो मम्मा का एक मैसेज आया था, और उस बच्चे को हम लोग अगर, जब वो 3 साल का मेरे पास आया था बैक इन 2020 अराउंड, तब वो बच्चा 1 सेकंड के लिए बैठता था। एंड अभी ही इज गोइंग टू अ मेन स्ट्रीम स्कूल विदाउट एनी शैडो टीचर और स्पेशल एजुकेटर, वहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा है। तो शैडो टीचर इज थिंक एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे अगर कोई बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है या वो अपने स्कूल का काम ठीक से नहीं कर सकता है, तो उनको एक असिस्टेंट 8 to 4 जो भी स्कूल टाइमिंग है वहाँ पे उनके साथ रहते हैं और उनसे स्कूल का सारा काम कराते हैं। तो वो बच्चा बिना शैडो टीचर के मतलब काफी चेंजेस आ जाते हैं। काफी चेंजेस आते हैं अगर पेरेंट्स उतना डेडिकेटेडली काम करते हैं और थेरेपिस्ट भी उनको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। मतलब दोनों का बैलेंस बहुत होना चाहिए। मैटर। अगर सिर्फ थेरेपिस्ट ही काम कर रहा है और पेरेंट्स काम नहीं कर रहे हैं तो भी बच्चे में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। और अगर सिर्फ पेरेंट्स काम कर रहे हैं और थेरेपिस्ट ठीक से गाइड नहीं कर पा रहा है पेरेंट्स को कि स्टेप्स कैसे कैसे हमें करने हैं, तो भी बच्चे स्लो। मतलब जैसे होता है ना कि पेरेंट्स ने भेज दिया, फिर वो सोचते हैं कि ठीक है बच्चा 3-4 घंटे है वो सब सिखा रहे हैं, हमें कुछ करने के लिए नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। आप जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर का काम हो गया हमें एक चैप्टर पढ़ाना, उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो हम सेल्फ स्टडी में सीखते हैं। तो हमारे में क्या होता है थेरेपीज में, हमने मान लीजिए एक ऑटिज्म का बच्चा है 3-3.5 साल का जिसका आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो ओवर द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स हम लोग आई कांटेक्ट उसका लेना शुरू करते हैं और बच्चा दे भी रहा है। तब हमें पेरेंट्स को ये गाइड करना पड़ता है कि आप उनको घर पे कोई भी एक्टिविटी किस तरीके से करवाएं ताकि उसका आई कांटेक्ट ले। तो हमने एक स्किल बच्चे को इनिशिएट करी। पेरेंट का काम होता है कि घर के जितना भी टाइम है उसमें वो उस स्किल को मैच्योर करवाते चाहिए। तो जैसा आपने बोला कि बच्चा 2 घंटे 3 घंटे में थेरेपी से आ रहा होगा, बाकी के 20-21 घंटे वो पेरेंट्स के साथ में, तो 20-21 घंटे में उस स्किल की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं होगी तो बच्चा भूल जाएगा। उसमें कितनी देर का सेशन रहता है, मतलब अगर बच्चा थेरेपी वगैरह लेते हैं कितनी देर का सेशन आप देती है? तो हम लोगों का जो एक ओटी या स्पीच थेरेपी स्पेशल एजुकेशन जो 3 चीजें में प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, एक सेशन 45 मिनट्स का होता है। मतलब डेली रहता है, मतलब डिपेंड करता है बच्चे में कितने डिग्री है और किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप तक के बच्चों के साथ डील करते हैं। हम लोग जो डील करते हैं वो एज अर्ली एज पॉसिबल। या अभी मैं करंट का बोलूँ तो सबसे छोटा बच्चा हम लोगों के पास 22 महीने का है और सबसे बड़ा बच्चा 12 ईयर्स का है। मतलब टीनेज में भी ऑटिज्म डिसऑर्डर होते हैं या टीनेज में भी होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को ऑटिज्म है बट वो अनडायग्नोज्ड ऑटिज्म है। अनडायग्नोज्ड का मतलब है कि मैं फीचर्स दिख रहे हैं ये ऑटिस्टिक है बच्चा, बट किसी डॉक्टर ने उसको रिटर्न मेंशन नहीं किया।
मतलब एक बार वैसे कंसल्ट कराना बहुत जरूरी है, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं भी है बट कंसल्ट कराना नहीं। अगर एज अ पेरेंट हमें लग रहा है कि बच्चे में कोई इश्यूज नहीं है, उनका 3 चीजें आप समझिए: सोशल कम्युनिकेशन, रिपीटेटिव बिहेवियर्स एंड स्पीच एंड लैंग्वेज। इन तीनों में अगर हमें लगता है कि कोई भी इश्यूज नहीं है, देन देयर इज नो नीड टू कंसल्ट एनी पीडियाट्रिशियन या साइकोलॉजिस्ट या किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल को। बट अगर 3 में से किसी भी एक में हम लोगों को लग रहा है कि इशू है, तो आई थिंक एज अ पेरेंट हमें जाना चाहिए। सर इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा अवेयर किया। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।